हेलो दोस्तों, रिलायबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। रिलायबल क्लासेस आप लोगों के लिए लाया है कुछ ऐसे टॉपिक जो इतिहास के अंतर्गत आते हैं। तो अक्सर सवाल पूछा जाता है कि इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं भी साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, लेकिन इतिहास बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। इतिहास एक रोमांटिक सब्जेक्ट है और मजेदार सब्जेक्ट है। इसको पढ़ने का नजरिया अलग होना चाहिए। पढ़ने का नजरिया आपका ऐसा होना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट को पढ़े जानबूझकर और समझकर परखने की प्रक्रिया जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और उसको रोमांटिक तरीका से पढ़िए ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि इतिहास क्यों पूछा जाता है, पीसीएस हो या यूपीएससी हो या वो अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसका आंसर जहां तक मेरा अनुभव है और जहां तक मैं जानता हूं, इतिहास का सवाल इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि अगर आप इतिहास नहीं जानेंगे, अगर अतीत के बारे में नहीं जानेंगे, तो वर्तमान के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए न्यूज एंकर भी कभी कभी क्रोनोलॉजी जो वर्ड है इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अलग अलग क्रम में अलग अलग कालखंड में क्या क्या हुए। तो इतिहास जो है एक तरह का गाथा भी है और इतिहास एक तरह का स्मृति भी है। तो इतिहास को आइए एक नजर में किस तरह से हम लोग याद रखें, एक ही फोल्डर में इतिहास को किस तरह से परखा जाए। तो रिलायबल क्लासेस, मैं राजेश सर, इतिहास एक परिचय, ये हम लोगों का मुख्य टॉपिक है। इतिहास यानी कि इतिहास, तो इतिहास एक परिचय में सबसे पहले इतिहास को प्रागैतिहासिक काल में बांटे। इसके बाद 2 नंबर में जो है अर्ध ऐतिहासिक काल, 3 नंबर जो है आपका ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास को 3 अहम हिस्से में बांट दिए। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होते हैं इसको जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होते हैं ऐसे ऐतिहासिक काल जहां पर कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है, कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कि किसी तरह का प्रमाण वहां पर नहीं मिला है, उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत 3 काल में विभक्त है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यानी कि प्रागैतिहासिक काल का 3 काल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काल है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, जिसको पत्थरों का युग भी कहा जाता है। पाषाण मतलब पत्थर होती है। दूसरी अर्ध ऐतिहासिक काल। दोस्तों सबसे पहले अर्ध ऐतिहासिक काल, इसका अर्थ समझना बेहद जरूरी हो जाता है। अर्ध ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है कि पुरातात्विक तो साक्ष्य मिला है, साहित्यिक साक्ष्य भी मिला है, प्राप्त हुई है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, यानी कि किसी तरह का लिपि का आविष्कार नहीं हुई है, यानी कि उसी को किसी तरह से हम पढ़ नहीं सकते हैं, उसको अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। कोई भी साक्ष्य मिला है, साक्ष्य प्राप्त हुई है, लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते। उसके अंतर्गत आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता बेहद इंपॉर्टेंस है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक वीडियो जरूर बनाएंगे। दूसरी वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत की नहीं पूरे विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक सभ्यता है, और सबसे पहले अगर कहीं पे शहर बनी थी, पूरा वर्ल्ड की बात बता रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि हमारे भारत की सबसे पुरातन और सबसे प्राचीन सभ्यता है। दूसरी वैदिक सभ्यता, जो वैदिक काल का मतलब अंतर्गत आते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और तीसरी जो कि सबसे बड़ी इतिहास का पार्ट है, इसका अध्ययन करना बेहद जरूरी हो जाता है हम लोगों को, वो है दोस्तों ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को, कालखंड को हम 4 भागों में यानी कि 4 हिस्से में बांटे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व। तो सबसे पहले प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के अंतर्गत आप जब प्राचीन भारत के अंतर्गत जो आने वाली टॉपिक है, उस टॉपिक को भी हम डिवाइडेड करा देंगे। तो यह है आपका महाजनपद। 16 महाजनपद थे। पहले कोई देश भी नहीं था, कोई राज्य नहीं था। महाजनपद यानी कि महाजन
में विभक्त था। तो महाजनपद जो है प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्राचीन भारत के अंतर्गत आते हैं। मगध जो कि सबसे बड़ा हिस्सा था, और मगध का राजा जिसको सबसे शक्तिशाली राजा मानते थे, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, यानी कि ये सब जितने भी राजवंश हैं, जितने भी आपके महाजनपद हैं, वो सब प्राचीन भारत के अंतर्गत आते हैं। मध्यकालीन भारत में आपका जो कि राजा थे, पाल वंश और पल्लव वंश, चोल वंश, साउथ के इलाका का जो वंश थे, और दिल्ली सल्तनत काल जो कि काफी इंपॉर्टेंस है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इसको भी कवर कराएंगे। और मुगल सम्राट, यानी कि मुगल वंश का उदय कहाँ से हुई थी? दिल्ली सल्तनत, चोल वंश, पल्लव वंश, पाल वंश, सब मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आते हैं। और तीसरी जो कि आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनी का उदय, यूरोपीय कंपनी का आगमन, जैसे डच आया, पुर्तगाल, अंग्रेज, ये सारे यूरोपीय कंपनी थे। वो सब कैसे आया? बिजनेस करने आया ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारे अंग्रेज, ये सारे हम आधुनिक भारत के अंतर्गत पढ़ते हैं। मुगल राज्य का विघटन, किस तरह से मुगल राज्य का विघटन हुआ, खत्म हुआ, और स्वतंत्र संग्राम यानी कि देश की आजादी तक आधुनिक भारत के अंतर्गत पढ़ते हैं। गांधी की नीति, उसका आइडियोलॉजी, सब इसके बारे में हम लोग आधुनिक भारत में चर्चा करेंगे। आधुनिक विश्व क्या होते हैं? आधुनिक विश्व को पूर्ण जागरण के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व में प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, धर्म सुधार आंदोलन, रूसी क्रांति और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और कुछ बातें हैं, कुछ तत्व हैं जो छूट गया है, उसको भी हम कवर करा देंगे दूसरे वीडियो में। आधुनिक विश्व आपका आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, वो की ऐतिहासिक काल का ही हिस्सा है। तो दोस्तों, क्या हम लोग एक परिचय यानी कि एक नजर में किस तरह से इतिहास को पढ़ लिए, तो इस तरह से इतिहास को याद रखना बेहद जरूरी हो जाता है। ये आपका एक फोल्डर जैसा काम करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपा करके आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर कीजिए वैसे बच्चे को जो पढ़ना चाहता है, घर बैठे तैयारी करना चाहता है, किसी भी एग्जाम का क्रैक करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सिर्फ पढ़ लिए ये बात नहीं है, सबको पढ़ना है, सबका शिक्षा सबका मान चाहिए, और इस देश को आगे बढ़ाना है। ऐसे संकल्प के साथ मैं विदा ले रहा हूँ। दूसरी वीडियो में जल्द लौट रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।